हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे जीएस विजन एकेडमी के अंदर। तो डियर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा वन दरोगा का टॉपिक चल रहा है और वन दरोगा के जो बैच है इसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, और सेल की जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा जो सेल होती है, सेल के अंदर पाए जाने वाली जो संरचनाएं होती हैं उनको किस प्रकार से केवल एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। देखिए, केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी जरूरी होती है। अब एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हार्ड वर्क होता है जिसके अंदर आप मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और एक आता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या होता है, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया लेके आ रहे हैं। तो जो स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है? स्मार्ट वर्क किया जाता है एक्स्ट्रा एबिलिटीज का उपयोग करके। अब एक्स्ट्रा एबिलिटीज क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो पूरी लगन के साथ लगा पड़ा है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद वो प्रिपेयर कर रहा है, और लेकिन एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते वो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है कि हमारे पास वो कम टाइम दे रहा है लेकिन वो कुछ इस तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहा है कि वो छोटी छोटी चीजों के अंदर ही सारे टॉपिक को कवर अप कर लेता है, और जब वो एग्जाम में जाता है बिल्कुल हेल्दी होके एग्जाम देने जाता है और हेल्दी होके एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है और देखते हैं उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो उसने क्या किया होगा ऐसा? तो उसने हार्ड वर्क के साथ साथ उसने स्मार्ट वर्क भी किया था। अब स्मार्ट वर्क कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कि जो हमारे पास में यूनिट है ना आपके पास में सेल के बारे में, जिसमें आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सेल में पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का अध्ययन भी करते हैं। तो वो जो सेल के अंदर पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का आप अध्ययन कर रहे हैं, उन संरचनाओं के जो गुण हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं, और उन संरचनाओं के आधार पर कैसे एक सिंगल फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम पूरी की पूरी सेल को याद कर सकते हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो ये बन जाएगा आपका स्मार्ट वर्क। अब जो भी चीजें पढ़ें, जितने लगन के साथ आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे की पॉइंट नोट कर लीजिए, कुछ ऐसे चार्ट बना लीजिए, कुछ ऐसे टर्म्स बना लीजिए जिनके बिहाफ पर आप सेल को बहुत आसानी से याद कर सके, या किसी भी टॉपिक को बहुत आसानी से याद कर सके, और एग्जाम के लास्ट में आप पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो की पॉइंट पढ़ लिए और बाकी चीजें अपने आप आपको मेमोराइज हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए उसी तरह की जानकारी के साथ में मैं आपको सेल के स्ट्रक्चर की जानकारी देता हूं। तो हमारे पास होती है, आप देखेंगे सेल। हमारे पास है सेल। अब जो सेल है, हम देख रहे हैं सेल का स्ट्रक्चर, अर्थात सेल की संरचना। सेल की संरचना देखेंगे तो कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ चीजें हैं जो सेल में पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें हैं सेल के अंदर जो पाई जाती हैं? सबसे पहला तो मिलेगा उसमें आउटर एनवलप, बाह्य आवरण। अब ये जो आउटर एनवलप हमारे पास है, बाह्य आवरण हमारे पास है, ये किस चीज का बना होता है? तो बाह्य आवरण जो होता है, या तो इसमें होगा आपके पास सेल वॉल, ठीक है, या फिर वो आपके पास होगा ग्लाइकोकैलिक्स। या तो आपके पास मिलेगा सेल वॉल या फिर मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स। अब आपके पास सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स दो चीजें उपस्थित है। तो ये जो सेल वॉल हमारे पास है, ये सेल वॉल किस किस के पास मिलेंगे? तो सेल वॉल हमारे पास केवल बैक्टीरिया के पास, ठीक है, प्लांट के पास, फंजाई के पास और एल्गी के पास मिलेगी। अर्थात बैक्टीरिया जीवाणु, प्लांट पादप, फंजाई कवक और एल्गी शैवाल। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये किसके पास मिलेगा? जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी। तो उसके अंदर दो नाम हमारे पास आ जाते हैं, एक आता है कुछ बैक्टीरिया और दूसरा जाता है हमारे पास में एनिमल। तो हमारे पास दो हो जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया और एनिमल। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल होती है ये आपकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। जो प्लांट है इनके अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। जो फंजाई हैं इनके अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है?
काइटिन की। जो एल्गी है इसके अंदर सेल वॉल बनी किसकी होती है, ये बनी होती है आपकी पैक्टिन की। ठीक है, तो हमारे पास बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, प्लांट में सेलुलोज, फंजाई में काइटिन और एल्गी में पैक्टिन की। जो कुछ बैक्टीरिया हैं और जो हमारे पास एनिमल सेल हैं उनके अंदर सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जहां सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी वहां क्या मिलेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। तो एक चीज हमने कवर कर ली, आपका आउटर एनवलप। आउटर एनवलप के बाद जो दूसरा कंपोनेंट होगा सेल का वो हमारा रहता है प्रोटोप्लास्ट। क्या मिलेगा, प्रोटोप्लास्ट। अब जो प्रोटोप्लास्ट रहता है हमारे पास में, इसके दो भाग रहेंगे। पहला भाग होता है आपका सेल मेम्ब्रेन और दूसरा भाग हमारे पास इसमें पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो एक भाग तो आपका हो गया डियर यहां पे सेल मेम्ब्रेन और दूसरा भाग हो जाता है आपका प्रोटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लास्ट दो हिस्से हो गए हमारे पास में प्रोटोप्लास्ट के। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन हम प्रोटोप्लास्ट के बारे में अब यहां पर जानेंगे। तो हमारे पास में अब क्या है टॉपिक, जो सेकंड टॉपिक था वो था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है हमारे पास में, प्रोटोप्लाज्म अर्थात जैव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म कुछ और नहीं होता, वो होता है जैव द्रव्य। जो प्रोटोप्लाज्म है इसके दो भाग होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के आपके दो भाग देखने को मिलते हैं। पहला भाग हमारा प्रोटोप्लाज्म का कहलाता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो दूसरा भाग होता है हमारा वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाएगा हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो हमारे पास में न्यूक्लियोप्लाज्म है, अगर इसके अंदर देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपका वाटर, यहां मिलेगा मिनरल्स। ठीक है, यहां मिलेंगे एंजाइम्स, यहां मिलेंगे प्रोटीन्स, यहां मिलेंगे आपको न्यूक्लियोटाइड्स, यहां मिलेंगे आपको न्यूक्लियोसाइड्स, यहां मिलेगा आपको आरएनए, यहां मिलेगा आपको न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास में, ये तो होगा डीएनए। क्या होगा, डीएनए। अब जो डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है, ये डीएनए आपके दो रूपों में हो सकता है, या तो होगा क्रोमेटिन के रूप में, किसके रूप में, क्रोमेटिन के रूप में, या फिर आपका होगा ये क्रोमोसोम के रूप में। अब जो क्रोमेटिन है ये होता है क्रोमेटिन धागा। तो जो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम है इसकी उपस्थिति निर्भर करती है कि हमारे पास जो कोशिका है वो किस अवस्था में है। अगर कोशिका विभाजन कर रही है तो विभाजन वाली अवस्था में डीएनए क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र के रूप में पाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास में कोशिका विभाजन नहीं कर रही है तो डीएनए हमारा क्रोमेटिन के रूप में मिलेगा। अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्म को लेकर चलते हैं हम लोग अपनी इस अलग स्लाइड के ऊपर। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो हमारे पास यहां देखेंगे हम विशेष तौर पर साइटोप्लाज्म के बारे में। जो साइटोप्लाज्म होता है हमारे पास सेल का, साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म को अगर आप छान देते हो, क्या किया हमने, साइटोप्लाज्म को छान दिया, तो छानने पे हमारे पास दो तरह के अवस्थाएं निकल के आएंगे साइटोप्लाज्म की। एक तो सॉलिड स्टेट आएगी साइटोप्लाज्म की, एक लिक्विड स्टेट आएगी साइटोप्लाज्म की। तो हमारे पास हमने क्या किया, साइटोप्लाज्म को छान दिया। छानने के पश्चात हमारे पास में दो चीजें निकल के आई। एक निकल के आया लिक्विड मैट्रिक्स, जिसमें सेल ऑर्गेनल्स तथा सेल इंक्लूजन अर्थात कोशिका समावेशन अनुपस्थित रहते हैं।
तो ये दोनों चीजें यहां पे अनुपस्थित रहेंगी। दूसरा होता है सॉलिड मैट्रिक्स। एक तो लिक्विड मैट्रिक्स हो गया, एक सॉलिड मैट्रिक्स हो गया। जो सॉलिड मैट्रिक्स है, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है? सॉलिड भाग जिसमें सेल ऑर्गेनल्स तथा सेल इंक्लूजन्स तो सम्मिलित होते हैं, अर्थात पाए जाते हैं, परंतु लिक्विड मैट्रिक्स अनुपस्थित रहती है। अनुपस्थित रहती है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई इसके अंदर। अब इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है हाइलोप्लाज्म। इसको क्या नाम दिया जाएगा? हाइलोप्लाज्म। और इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है ट्रोफोप्लाज्म। क्या नाम दिया जाएगा इसको? ट्रोफोप्लाज्म। एक हाइलोप्लाज्म हो गया और एक ट्रोफोप्लाज्म हो गया। अब हम देखते हैं पहले हाइलोप्लाज्म। अब हाइलोप्लाज्म क्या है? हाइलोप्लाज्म होता है यह विस्कस पारदर्शी रंगहीन गंधहीन जेली के समान तरल होता है, तरल होता है। तो ये आपका विस्कस मतलब चिपचिपा गाढ़ापन हो, जिसमें पाया जाता है पारदर्शी, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगहीन। विस्कस, पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, जेली के समान तरल होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या उपस्थित रहेगा? इसमें जल, प्रोटीन्स तथा आयंस आदि पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इसमें ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला नाम आता है, अगला नाम है ट्रोफोप्लास्ट। अब जो ट्रोफोप्लास्ट है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? ट्रोफोप्लास्ट के अंदर सम्मिलित हो जाती है हमारे पास में एक तो सेल ऑर्गेनल्स और दूसरा सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनल्स तथा सेल इंक्लूजन्स सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर आप देखोगे तो यहां पे सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया? सेल इंक्लूजन। दूसरी चीज मैंने बताया आपको सेल इंक्लूजन्स। तो हमारे पास जो सेल इंक्लूजन, पहले इसकी बात कर लेते हैं, सेल ऑर्गेनल्स की तरफ बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास है सेल इंक्लूजन्स, अर्थात कोशिका समावेशन। अब ये जो कोशिका समावेशन है, इसमें क्या पाए जाते हैं? तो देखिए, जितने भी हमारे पास में अजीवित पदार्थ होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कोशिका समावेशन। तो क्या है? अजीवित अर्थात नॉन लिविंग पार्ट। ये है नॉन लिविंग पार्ट, अजीवित भाग होता है हमारा। ठीक है, अब ये जो नॉन लिविंग पार्ट है, ये मुख्य रूप से क्या होता है? ये होता है रिजर्व फूड। मुख्य रूप से संचित भोजन होता है या संचित पदार्थ से संचित पदार्थ
मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर? संचित पदार्थ। संचित पदार्थ इसमें मुख्य रूप से हैं, तो यहाँ पे संचित पदार्थ किस रूप में पाया जा सकता है? या तो संचित पदार्थ मिलेगा आपको भोजन के रूप में, तो रिजर्व फूड। अब रिजर्व फूड आपका किस रूप में हो सकता है? देखिए रिजर्व फूड हो सकता है या तो कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्करा, है ना, या फिर रिजर्व फूड हो सकता है आपका लिपिड्स अर्थात वसा, या फिर रिजर्व फूड हो सकता है आपका प्रोटीन। अब अगर आपके पास में कार्बोहाइड्रेट है तो वो किसके रूप में मिलेगा? कण के रूप में। लिपिड है तो वो किसके रूप में मिलेगा? बूंद के रूप में। प्रोटीन है तो वो किसके रूप में मिलेगा? कण के रूप में। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास में अन्य पदार्थ मिलेंगे। अब रिजर्व फूड नहीं है, कुछ दूसरे पदार्थ हैं। अब अन्य पदार्थ के अंदर जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास नाम आ जाता है फॉस्फेट का। फॉस्फेट कैसे मिलेगा? ग्रेन्यूल्स के रूप में। नाइट्रोजन का तो कैसे मिलेगा? ग्रेन्यूल्स के रूप में। ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, हमें क्रिस्टल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे अजीवित पदार्थ जो हैं ये कहलाते हैं आपके सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स के बाद जो अगला नंबर आता है डियर हमारे पास में, वो होता है आपका सेल ऑर्गेनल्स। अब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं हमारे, ये सेल ऑर्गेनल्स किस तरह से प्रेजेंट हो सकती हैं? तो देखियो जो सेल ऑर्गेनल्स हमारी होंगे यहां पर, या तो कैसे होती हो, ये दो प्रकार की होंगी। मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती है? एक होता है ए मेम्ब्रेन लेस अर्थात कला रहित, और दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंड अर्थात कला सहित। तो दो हमें मिलेंगी, मेम्ब्रेन लेस एंड मेम्ब्रेन बाउंड। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहली को, जो है मेम्ब्रेन लेस। ठीक है। तो मेम्ब्रेन लेस की जब हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन लेस के अंदर कोई भी कला नहीं पाई जाती है। तो इनके पास में कोई भी कला नहीं पाई जाती है। अब मेम्ब्रेन लेस हो गए ना, इसकी वजह से कोई भी कला नहीं देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा एक तो राइबोसोम। ये कैसा है? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। अब यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल इसलिए कहा जाता है डियर इसको, क्योंकि चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, ये सभी में पाई जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें? केवल एनिमल सेल में। कहां मिलेगा? केवल और केवल एनिमल सेल के अंदर। अब सेंट्रोसोम के दो भाग होते हैं, एक सेंट्रियोल का जोड़ा, ठीक है, और दूसरा सेंट्रोस्फेयर। तो सेंट्रोस्फेयर क्या है? सेंट्रियोल्स को घेरने वाला साइटोप्लाज्म। तो जो सेंट्रियोल को घेरने वाला साइटोप्लाज्म है वो कहलाता है सेंट्रोस्फेयर। जब हम सेंट्रियोल के जोड़े की बात करते हैं तो जो सेंट्रियोल का जोड़ा है इसका काम क्या होता है? ठीक है, इसका काम होता है हमारे पास में जिस समय पर सेल विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उस समय पर स्टेल फाइबर का निर्माण क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण। तो जब कोशिका विभाजन होगा उस समय पर ये स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। तो हमने मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स देख ली हैं। अब हम देखेंगे यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो बी हो जाएगा हमारे पास यहां पर
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, अर्थात कला की बनी संरचनाएं या कला सहित संरचनाएं। अब हमारे पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं ये कैसी हैं? दो प्रकार की होती हैं। ये भी कैसे हैं डियर? दो प्रकार की होती है। अब आप कहेंगे आप तो दो प्रकार का पीछा ही नहीं छोड़े, तो इसी वजह से तो हमने इसको तैयार कर पाए सारी चीजों को। तो ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के अंदर हमारे पास में जो एक चीज आ जाएगी वो रहेगी आपकी यूनिमेम्ब्रेनस, अर्थात एकल कला वाले, एकल कला वाले। दूसरी होती हैं आपकी डबल मेम्ब्रेनस, अर्थात दोहरी कला वाले। क्या हो जाएंगी? दोहरी कला वाले। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं पहले यूनिमेम्ब्रेनस, अर्थात एकल कला वाले। एकल कला वाले। अब एकल कला वाले के अंदर हमारे पास नाम आ जाता है एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ईआर कहते हैं। अब जो अंतः प्रद्रव्य जालिका है ये भी अपने आप से दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ ईआर, अर्थात एस ईआर। दूसरी होती है रफ ईआर, अर्थात आर ईआर। दो प्रकार की होती है। वहीं हमारे पास में अगला नाम आता है लाइसोसोम। फिर हमारे पास नाम आता है वैक्यूल, अर्थात रिक्तिका। वैक्यूल को हम कहते हैं रिक्तिका। वैक्यूल के बाद अगला जो नाम हमारे पास आता है वो है आपका गोल्गी बॉडी, अर्थात गोल्जी काय। ठीक है, इसके अलावा हमें यहां देखने को मिलेगा परऑक्सीजोम। इसके अलावा स्फेरोजोम्स, इसके अलावा ग्लाइऑक्सीजोम्स। ठीक है, अब ये जो तीनों हमारे पास प्रेजेंट हैं ये तीनों कहलाती हैं माइक्रो बॉडीज। तो अगर हम देखें तो मोटे तौर से हमारे पास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? यूनिमेम्ब्रेन के अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, गोल्गी बॉडी है और माइक्रो बॉडीज है। ये पाई जाती है हमारे पास एकल कला वाली संरचनाएं। एकल कला वाली संरचनाओं के बाद में अगला नाम आता है हमारे पास में दोहरे कला वाली संरचनाएं। तो हम देखेंगे यहां पे डबल मेम्ब्रेनस। दोहरी कला वाली। तो जो दोहरी कला वाली होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, अगर हम इनकी बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या क्या मिलेगा? तो देखो दोहरी कला वाली के अंदर हमारे पास में एक मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। और इसके अलावा साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिका में श्वसन का स्थान। साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन अर्थात कोशिका में श्वसन का स्थान। इसके बाद हमारे पास अगला नाम आता है न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर दूसरा नाम होता है इसका सीपीयू ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल,
या फिर सीपीयू ऑफ द सेल। फिर आता है डियर हमारे पास में प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स है उसको हम हिंदी में कहते हैं लवक। जो लवक हैं वो केवल प्रकाश संश्लेषित प्रोकैरियोट में नहीं मिलेंगे, ये केवल और केवल मिलते हैं आपके प्रकाश संश्लेषित यूकैरियोट्स में। ठीक है, फाउंड इन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। तो कहां मिलेंगे केवल ये फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में, केवल और केवल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में। अब इसके अंदर हम अगर टाइप्स देखें, क्या देखें, टाइप्स। तो टाइप्स हमारे पास में इसके 3 प्रकार के मिलेंगे। पहला टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं हम हरित लवक। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको कहते हैं रंगीन लवक। और तीसरा होता है हमारे पास में ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम कहते हैं श्वेत लवक। श्वेत लवक। तो जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक है, और जो क्रोमोप्लास्ट है इनका मुख्य काम होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये मुख्य रूप से किस में सम्मिलित रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। तो मुख्य काम हो जाता है इनका प्रकाश संश्लेषण। हरित लवक के अंदर और रंगीन लवक में दोनों में ही वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो श्वेत लवक है, इसका काम होता है भोजन संचय। इसका मुख्य काम क्या है, भोजन संचय, भोजन को एकत्रित करना और उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, तो देखो आप यहां हमने जो है पूरी की पूरी सेल को, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने पूरी सेल को केवल और केवल, यहां से देखो जो सेल है उसको हमने छोटी छोटी चीजों में बांटकर बहुत कम स्पेस के अंदर पूरी सेल को कवर कर लिया। पहले हमने बता दिया कि जो सेल होती है उसकी संरचना में एक आउटर एनवलप होता है जो सेल वॉल होगा या फिर ग्लाइकोकैलिक्स होगा। फिर मैंने आपको बताया कि इसके अलावा हमारे पास प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट के अंदर या तो सेल मेम्ब्रेन होगी और साथ में उसके प्रोटोप्लाज्म होगा, अर्थात जैव द्रव्य। जो प्रोटोप्लाज्म में जैव द्रव्य है उसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म है उसके भी 2 भाग हो जाते हैं, एक है हाइलोप्लाज्म और एक ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म के अंदर केवल तरल पदार्थ है और ट्रोफोप्लाज्म के अंदर सॉलिड पदार्थ है। जो हाइलोप्लाज्म है, जैसा कि मैंने बताया, केवल तरल पदार्थ इसके अंदर प्रेजेंट है। जो ट्रोफोप्लाज्म है इसके अंदर सॉलिड पदार्थ है, जिसमें कोशिका अंगिकाएं तथा कोशिका समावेशन आएगा। कोशिका समावेशन आपका मृत पदार्थ होता है, जिसके अंदर सम्मिलित होता है आपका रिजर्व फूड और अन्य पदार्थ। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेल ऑर्गेनल्स है इसके अंदर 2 प्रकार होते हैं, या तो मेम्ब्रेन बाउंड होगा या फिर मेम्ब्रेन लेस होगा। मेम्ब्रेन लेस के अंदर हमारे पास नाम आ जाएगा आपका राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम मिलेगा आपको सभी के अंदर, तो इसलिए यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली, और सेंट्रोसोम है वो मिलेगा केवल और केवल आपको जंतु कोशिका के अंदर। फिर हमारे पास आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो 2 प्रकार की होंगी, एक होगी एकल कला वाली, दूसरी होगी दोहरी कला वाली। एकल कला वाले की बात करेंगे तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, जो अपने आप में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विभेदित रहता है। दूसरा होता है लाइसोसोम, तीसरा होता है वैक्यूल, चौथा होता है गोल्जी बॉडी और 5वां होता है माइक्रोबॉडी, जिसके अंदर पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम और ग्लाइकोसिसोम सम्मिलित रहते हैं। फिर आखिरी होता है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन दोहरी कला वाली संरचनाएं, जिसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सेल के सभी कंपोनेंट्स के बारे में एक छोटी सी चार्ट के अंदर, छोटे से शब्दों के समूह के अंदर पूरी जानकारी। तो इस तरह से आप भी अपने टॉपिक को क्रिएट कर सकते हैं छोटे छोटे की पॉइंट्स के अंदर। तो आशा करता हूं कि जितनी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है आप सभी को बहुत समझ में आई होगी, और इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए और इसी तरह की जानकारी को प्राप्त करने के लिए बाकी सब्जेक्ट में भी हमारी जो आपका ग्रुप है, जो हमारे पास में आपका कोर्स है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज जो करने का डिस्क्रिप्शन रहेगा वो आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा। और 14 Feb से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर आप सम्मिलित हो सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।